India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार की शक्तियों के बंटवारे पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सीएम केजरीवाल के प्रदर्शन पर जताया ऐतराज। कहा, सुनवाई के दौरान नहीं होना चाहिए यह धरना नाटक। केंद्र शासित प्रदेशों को संघ के नियंत्रण में रखा जाता है। हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में सभी राज्यों की राय नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। दिया केंद्र को राज्यों से जवाब लेने का अंतिम मौका। पूछा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप से जवाब क्यों नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटरों की कमी के कारण दिल्ली की 108 अदालतें नहीं कर रही हैं काम। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को नियुक्ति भरने के लिए 4 हफ्तों का दिया वक्त। फिल्म फराज की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देशक हंसल मेहता से याचिकाकर्ताओं से मिल बैठकर मसला सुलझाने को कहा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, मामला निजता का है। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी उठाया सवाल। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की शक्तियों के बंटवारे पर सुनवाई हुई। इस मसले पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल लगातार आमने सामने हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कोर्ट में केस होने के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के धरना प्रदर्शन पर आपत्ति उन्होंने जताई। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। वहीं मेहता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को संघ के नियंत्रण में रखा जाता है क्योंकि इनका सामरिक महत्व होता है। वहीं सीजेआई ने पूछा, आपको यह भी जवाब देना होगा कि देश में सेवाओं पर कार्यकारी नियंत्रण को मान्यता देने से दिल्ली राजधानी होने से कैसे हट जाएगी। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 5 जजों के संविधान पीठ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मसले पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरना प्रदर्शन का हवाला दिया और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ विरोध मार्च पर आपत्ति जताई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब अदालत में सुनवाई चल रही है तब इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये धरना और नाटक नहीं होना चाहिए। हालांकि सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो केजरीवाल के धरने पर बहस नहीं सुनेंगे, सिर्फ संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई करेंगे। तुषार मेहता ने कहा, मैं देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष बहस के स्तर को कम नहीं करना चाहता क्योंकि राजधानी में जो कुछ भी होता है उसे पूरी दुनिया देखती है और ये पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है, इसलिए मैंने कैविएट रखा है। तुषार मेहता ने कहा, मैं देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष बहस के स्तर को कम नहीं करना चाहता क्योंकि राजधानी में जो कुछ भी होता है उसे पूरी दुनिया देखती है और ये पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है, इसलिए मैंने कैविएट रखा है। मेहता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को संघ के नियंत्रण में रखा जाता है क्योंकि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का अलग अलग सामरिक महत्व रहता है। दिल्ली का देश की राजधानी होने का अपना अलग महत्व है, इसलिए संविधान ने दिल्ली को एक असामान्य स्थान दिया है। देश के भीतर शासन की इकाइयों के बीच स्पष्ट सीमांकन को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ शासन की एक पूरी तरह से अलग इकाई है जो केंद्र और राज्य से अलग है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इस दलील को मंजूर करना मुश्किल है कि संघवाद केवल राज्यों और केंद्र पर लागू होता है। यहाँ हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच संघवाद की अलग डिग्री हो सकती है। हो सकता है कि इसमें संघवाद के सभी लक्षण न हो, इसलिए एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिश्रित संघवाद हो सकता है। हालांकि ये एक पूर्ण राज्य के रूप में नहीं हो सकता।
आपको ये भी जवाब देना होगा कि देश में सेवाओं पर कार्यकारी नियंत्रण को मान्यता देने से दिल्ली राजधानी होने से कैसे हट जाएगी। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की संविधान पीठ संविधान के अनुच्छेद 339 ए की व्याख्या के संबंध में 2021 में 3 बेंच द्वारा संदर्भित मुद्दों की सुनवाई कर रही है, जिससे ये तय किया जा सके कि केंद्र या दिल्ली सरकार के पास नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली की सेवा करने वाले सिविल सेवकों को नियंत्रित करने की शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में सभी राज्यों ने अपनी राय नहीं दी है। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जवाब दाखिल नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के सुझाव का इंतजार है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और केंद्र को राज्यों से जवाब लेने के लिए आखिरी मौका दिया है। केंद्र ने कहा कि इस मसले पर सभी राज्य एकमत नहीं है। 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इनके जवाब लेने का आखिरी मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो समझेंगे कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के जवाब न देने पर केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये तो केंद्र के शासित हैं, फिर भी जवाब क्यों नहीं दे रहे। अब इस मामले पर 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी। ये सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच में हुई। सेंटर में माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। हर राज्य में माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन माइनॉरिटी कौन है? 1% वाला माइनॉरिटी है कि 2% वाला माइनॉरिटी है कि 5% वाला माइनॉरिटी है, इसको आज तक डिसाइड नहीं किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है माइनॉरिटी के नाम पे, राज्य सरकारें भी माइनॉरिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। लेकिन माइनॉरिटी कौन है, ना तो माइनॉरिटी को आज तक डिफाइन किया गया है, ना तो माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई गाइडलाइन बनाई है। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा कि 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने जवाब दाखिल नहीं किया है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड ने उत्तर दाखिल नहीं किया है। हम चाहते हैं कि सभी राज्यों से जवाब आए। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से एसएनआर एडवोकेट वैद्यनाथन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। हम समझते हैं कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। इसी तरीके से तेलंगाना ने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया है, राजस्थान ने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया, अरुणाचल ने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कश्मीर ने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया, जहां हिंदू केवल 2% है, उनका जेनोसाइड होता रहा है, हिंदू होने के कारण उनका मर्डर हुआ है, हिंदू होने के कारण उनके घर लूटे गए हैं, हिंदू होने के कारण उनको पलायन करना पड़ा। तो सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो कश्मीर के हिंदुओं को है। लेकिन कश्मीर की गवर्नमेंट ने आज तक उस पर जवाब नहीं दिया है। बेंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि लेकिन जम्मू कश्मीर अभी आपके द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। आपकी अपनी सरकारें फाइल क्यों नहीं कर रही हैं? जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप में आपका शासन है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था मामले में 24 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का जवाब उसे मिला है। केंद्र सरकार ने बताया कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर राज्य सरकार एकमत नहीं है। केंद्र ने कहा अधिकतर राज्यों ने अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार राज्यों के पास रहने की बात कही। उत्तराखंड का सुझाव है कि राज्यों में जनसंख्या के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया जाना चाहिए। बंगाल सरकार ने कहा कि किसी वर्ग को अल्पसंख्यक घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्यों से पलायन कर दिल्ली में रह रहे हैं, उनको केंद्र सरकार प्रवासी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर तथा लक्षद्वीप के सुझाव का इंतजार है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल किया है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार से अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने और जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। डेटा प्रोटेक्शन बिल के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डेटा प्रोटेक्शन संरक्षण विधेयक तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 2 जनवरी 2023 तक जनता की राय भी मांगी गई थी।
केंद्र ने कहा कि जल्द ही संसद के समक्ष व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा। इस मसौदा विधेयक को आगे ले जाने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्राप्त फीडबैक और सुझावों का मिलान और विश्लेषण करने की प्रक्रिया जारी है। यह मसौदा विधेयक 18 नवंबर 2022 को प्रकाशित हुआ था। केंद्र ने अपने हलफनामे में बताया कि भारत में डिजिटल प्रति सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक मसौदा बिल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 तैयार किया है। दरअसल जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ 2016 के व्हाट्सएप गोपनीयता नियमों को चुनौती देते हुए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन के कारण देश में इसके संरक्षण के लिए कानून की जरूरत को देखते हुए सख्त डेटा की आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से लोक अभियोजकों या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिक्तियों को जल्द भरने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि लोक अभियोजकों की कमी के कारण राजधानी में 108 अदालतें काम नहीं कर रही हैं। आपराधिक कानून प्रणाली पर लंबित केसों का बहुत बोझ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया है। सुनवाई से पहले सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से राजधानी में लोक अभियोजकों या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालतों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिल्ली सरकार को आखिरी मौका दिया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली पहले से ही मामलों के विशाल बैकलॉग से ग्रस्त है, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने पर ही ठीक किया जा सकता है। अदालत ने मामले को 14 फरवरी को सूचीबद्ध करते हुए कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार या GNCTD एकमात्र प्राधिकरण है जो इन रिक्तियों को भर सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए GNCDT को अंतिम अनुग्रह के रूप में 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। सुनवाई की अगली तारीख से पहले नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। पीठ ने स्पष्ट किया कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने या संबंधित रिक्तियों को भरने के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के मामले में यह विधि सचिव और अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देगी, जो देरी के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने आदेश दिया, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या DOPT को इस मामले में जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया गया, जैसा कि इस अदालत ने निर्देश दिया, जिसमें विफल होने पर यह अदालत सचिव DOPT की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देगी। अदालत याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2009 में स्वतः संज्ञान मामला शुरू किया गया, जिसमें पत्र याचिका दायर की गई। इस याचिका में बिना किसी मुकदमे के 5 से 12 साल तक जेल में बंद रहने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया। जैसा कि दिल्ली सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के 108 रिक्त पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को नया अनुरोध भेजा गया है। अदालत ने इस पहलू पर 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने की मांग की। दिल्ली प्रोसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने कहा कि वर्तमान में ट्रायल कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगभग 3 से 4 अदालतों को संभाल रहा है, जिसने पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली को ठप कर दिया है। दिसंबर 2019 में अदालत ने निर्देश दिया कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पोस्ट के साथ साथ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली हाईकोर्ट ने वार्षिक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या एसीआर मार्क्स प्रमोशन मेरिट लिस्ट की जानकारी नेवी कमांडर को देने से इनकार करने के सीआईसी के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि एसीआर और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ कर्मियों से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देने के उत्तरदायी नहीं है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने भारतीय नौसेना में एक कमांडर द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन को खारिज करते हुए मुख्य सूचना आयोग द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा। उन्होंने 2014, 2015 और 2016 में कैप्टन पद पर पदोन्नति से इनकार के बाद ये जानकारी मांगी थी। जगजीत पाल सिंह विर्क ने 18 अक्टूबर 2018 को अपने आरटीआई आवेदन में अपने एसीआर मार्क्स और वैल्यू जजमेंट मार्क्स के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने प्रमोशन बोर्ड द्वारा तैयार की गई मेरिट लिस्ट की कॉपी और अन्य जानकारी भी मांगी थी। भारतीय नौसेना के केंद्रीय लोक सूचना अधिकार ने यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया कि सशस्त्र बलों में व्यक्तियों की एसीआर की प्रति गोपनीय प्रकृति की है और सेवानिवृत्ति के बाद भी इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। सीआईसी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस सिंह ने कहा, इस कोर्ट की राय में वर्तमान याचिका में मांगी गई जानकारी सूचना की प्रकृति के कारण यानी नौसेना में वरिष्ठ कर्मियों से संबंधित होने के कारण खुलासा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। सीआईसी के आदेश में किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। सीआईसी के निर्णय को पहले 21 मई 2019 को रक्षा मंत्रालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा यह देखते हुए बरकरार रखा गया था कि यह सशस्त्र बलों और राष्ट्र के हित में है कि योग्यता सूची की किसी अधिकारी को जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर योग्यता प्रत्येक पदोन्नति बोर्ड या चयन बोर्ड के बाद सूचियां प्रकट की जाती हैं, जो अधिकारी पीबी में सबसे आखिरी में आता है उसे पदोन्नत किया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनके लिए पदोन्नत होने की संभावना नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता हंसल मेहता की फिल्म फराज पर सुनवाई की। ढाका कैफे में 2016 के आतंकवादी हमले में अपनी बेटियों को खोने वाली 2 महिलाओं को एक साथ बैठने और फिल्म फराज से संबंधित मुद्दे को हल करने का प्रयास करने के लिए कहा गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ उन महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में महिलाओं ने उनकी मृत बेटियों की निजता के अधिकार का दावा किया था। ढाका हमले पर आधारित यह फिल्म 3 फरवरी को रिलीज होने वाली है। यह फिल्म 1 जुलाई 2016 को ढाका बांग्लादेश में हुए आतंकवादी हमले पर आधारित है। महिलाओं ने पिछले साल अक्टूबर में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी जिसमें फिल्म की रिलीज के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि निजता का अधिकार अनिवार्य रूप से एक व्यक्तिगत अधिकार है और मृत व्यक्तियों की माताओं या कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में नहीं मिलता है। खंडपीठ के समक्ष महिलाओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने कहा कि फिल्म निर्माताओं ने इस मुद्दे पर पूरी असंवेदनशीलता के साथ संपर्क किया और कहा कि फिल्म बनाने से पहले उनसे कोई सहमति नहीं ली गई थी। जस्टिस मृदुल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कानून क्या है? हमें कोई भी फिल्म दिखाए जो इस आधार पर प्रतिबंधित हो। सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि फिल्म निर्माताओं ने कहा है कि उन्होंने फिल्म में एक डिस्क्लेमर दिया है जिसमें कहा गया है कि ये काल्पनिक काम है। उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, इस बात पर जोर देते हुए कि निजता का अधिकार उन मुद्दों से संबंधित है जो एक घर की 4 दीवारी के भीतर होते हैं। जस्टिस मृदुल ने कहा कि ऐसी घटनाओं का इतना कवरेज दुर्भाग्य से नियमित रूप से होता है। अदालत ने मामले को 24 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2014 में दर्ज एक मामले में डिस्चार्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था। केजरीवाल ने कथित तौर पर कहा कि जो लोग खुदा में विश्वास रखते हैं, अगर वे बीजेपी को वोट देते हैं तो खुदा उन्हें माफ नहीं करेगा। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल
खुदा के नाम पर मतदाताओं को ये अच्छी तरह जानते हुए भी धमका रहे हैं कि अगर वो खुदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो विभिन्न धर्मों के मतदाताओं के कुछ समूह गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया एक व्यक्ति के लिए जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, किसी भी ऐसे वाक्य या शब्द का उच्चारण करना सभ्य नहीं है जिसका कोई छिपा अर्थ हो। मामला 2014 का है, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत कथित रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। निचली अदालत ने 6 सितंबर 2014 को उनके खिलाफ अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत संज्ञान लेते हुए समन जारी किया। इसके बाद केजरीवाल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विभिन्न राहतों की मांग करने के लिए चले गए। हालांकि उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया गया था। नतीजतन उन्होंने एसीजेएम सुल्तानपुर की अदालत के समक्ष एक निर्वहन आवेदन दायर किया, जिससे अगस्त 2022 में उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। सत्र न्यायाधीश के समक्ष एसीजेएम के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षक याचिका भी अक्टूबर 2022 में खारिज कर दी गई। नतीजतन उन्होंने धारा 482 के तहत याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया था। तो कोर्ट राउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.